Hello everyone, welcome back to Devrari Pathshala. So guys, today topic of discussion is detailed explanation of previous year questions of CSR NET of कैंसर बायोलॉजी. ठीक है, और आज हम जो है डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी मैं आप लोगों को जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं फ्रॉम 2021 से 2022 के. ठीक है, सो अभी मैं इतने ही क्वेश्चन करा रही हूँ सॉल्व. इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को और भी क्वेश्चन सॉल्व कराऊँगी. ठीक है, सो आई होप कि आप लोगों ने जो है कैंसर बायोलॉजी की पूरी लेक्चर सीरीज़ देख ली हो, तब आप लोग क्वेश्चंस पे स्विच करे होंगे. ठीक है, ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो भी स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं बार्क, CSR नेट, गेट, ICMR, DPT JRF के लिए, साथ ही साथ MSc और BSc स्टूडेंट्स के लिए भी ये इंपॉर्टेंट होगा. सो वीडियो पे चलने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. सो लेट्स प्रोसीड. सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1. ये आया है CSR नेट 2022 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट. ठीक है, तो ये भी रिसेंटली ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है. ठीक है, सो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर मेड अबाउट सम ऑफ द एबनॉर्मली एक्सप्रेशन प्रोटीन्स इन ह्यूमन कैंसर. ठीक है, सो यहाँ पर जो है आपको ह्यूमन कैंसर में कुछ एबनॉर्मल प्रोटीन्स के बारे में दिया हुआ है. ठीक है, जो एक्सप्रेस होते हैं ह्यूमन्स में. सबसे पहले जो स्टेटमेंट दिया है वो क्या दिया है, increased telomerase expression always contributes to increased cell death in cancer cell. ठीक है, सो मैंने आप लोगों को टीलोमरेज एक्टिविटी पढ़ाई थी. टीलोमरेज एक्टिविटी क्या होती है, टीलोमरेज क्या होता है, एक एंजाइम होता है, मैंने आपको बताया था. ठीक है, जिसमें कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की एक्टिविटी होती है और ये क्या करता है, DNA की लेंथ को मेंटेन करके रखता है. ठीक है, तो आफ्टर जितने भी रेप्लिकेशन हो ये DNA की लेंथ को मेंटेन करके रखता है. तो कैंसर सेल्स में इनका एक्सप्रेशन हाई होता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये उनकी डेथ कॉज नहीं करता है, इनसे उनका सर्वाइवल बढ़ता है. ठीक है, तो ये क्या करता है, सर्वाइवल को बढ़ाता है, सर्वाइवल इसका इंक्रीज होता है कैंसर सेल्स का इनसे. ठीक है, तो ये बात मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ. तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा. ठीक है, और हमें करेक्ट स्टेटमेंट्स जो है वो ढूंढनी है. ठीक है, तो हमारा ए स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गया. ठीक है, इतना हमें कॉन्फिडेंस है कि हमारा ए स्टेटमेंट फॉल्स है, तो हमारा पहला ऑप्शन भी गया और दूसरा ऑप्शन भी गया. अब हमारा बी, सेकंड और थर्ड और फोर्थ ऑप्शन बचा. इनमें से दोनों सिमिलर कौन से ऑप्शन है, डी वाले ऑप्शन जो है, डी दोनों में सिमिलर है, यानी कुछ भी हो डी ऑप्शन तो हमारा करेक्ट होने वाला है. अब हमारा बी और सी है जो कि कंफ्यूजिंग है. ठीक है, जिनमें हमें करेक्ट ढूंढना है. तो बी ऑप्शन क्या है, ओवर प्रोडक्शन ऑफ द एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन यानी BCL2. ठीक है, कैन लीड टू इनअप्रोप्रिएट सेल सर्वाइवल. ठीक है, एंड इज एसोसिएटेड विद क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकेमिया CLL. ठीक है, जो एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन होता है, एंटी एपोप्टोटिक का मतलब ये वैसे एपोप्टोसिस का टॉपिक है. ठीक है, लेकिन हम फिर भी इसको रिलेट करके पढ़ सकते हैं. कैसे, जो एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन है, एंटी का मतलब अपोजिट. देखो, एपोप्टोसिस का मतलब क्या हो गया, जो कि डेथ को प्रमोट करेगा एपोप्टोसिस. ठीक है, और अगर एंटी एपोप्टोटिक हो गया तो यानी एंटी हो गया तो यानी अपोजिट हो गया इसके, तो एंटी एपोप्टोटिक का मतलब ये जो है डेथ को प्रमोट नहीं करेगा, है ना, नो डेथ होगी अगर इनका इंक्रीज हो गया. तो एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन जो हमारा BCL2 है, ये जो है कैन लीड टू इनअप्रोप्रिएट सेल सर्वाइवल. तो बिल्कुल सही बात है, अगर इनका एक्सप्रेशन इंक्रीज होगा तो सेल तो सर्वाइव होगी. ठीक है, तो ये जस्ट कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था. ठीक है, स्टेटमेंट जो है कॉमन सेंस वाला है. ठीक है, एंड इज एसोसिएटेड विद द क्रोनिक लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया. ठीक है, तो ये बात एकदम सही है. ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. ठीक है, भले ही हमने नहीं पढ़ा है क्योंकि ये एपोप्टोसिस का टॉपिक है, ये कैंसर बायोलॉजी का टॉपिक नहीं है. ठीक है, लेकिन हम फिर भी रिलेट करके जो है वो आंसर तक पहुंच सकते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल हमें ये ऑप्शन ही नहीं पता, छोड़ो, हमें नहीं पता ये ऑप्शन ट्रू है या राइट है. नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, ऑप्शन नंबर सी में. यहाँ पे क्या दे रखा है कि जो हमारा प्रोटीन है E5, E6, E7 प्रोटीन. ठीक है, इनकोडेड बाय ह्यूमन पेप्लियोमा वायरस HPV आर ट्यूमर सप्रेसर. तो हमने लास्ट क्लास में ही ये पढ़ा था कि जो E6, E7 है, ठीक है, हाँ ये बात सही है कि ये ह्यूमन पेप्लियोमा वायरस इसको इनकोड करते हैं. ठीक है, बात सही है, इनकोड करता है, लेकिन ये ट्यूमर सप्रेसर थोड़ी है. ये तो जो ट्यूमर सप्रेस करने वाले जीन है उनको इनिबिट करता है, यानी P53 और RB को ये इनिबिट करता है. तो ये ट्यूमर सप्रेसर नहीं है, ये ट्यूमर सप्रेसर जीन्स को इनिबिट करता है. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया. ठीक है, तो अब हमें पता चल गया कि ए और सी तो हर हाल में फॉल्स है. ठीक है, यानी ये वाला ऑप्शन भी रॉन्ग है, ये वाला ऑप्शन भी रॉन्ग है और लास्ट वाला ऑप्शन भी रॉन्ग है. ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा,
थर्ड वाला ऑटोमेटिकली राइट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को बी ऑप्शन नहीं भी पता था तो भी आप आंसर तक पहुंच सकते थे। नेक्स्ट डी भी पढ़ लेते हैं हम। ओवर एक्सप्रेशन ऑफ साइक्लिन D1 और लॉस ऑफ P16 एंड RB कैन कॉज इनअप्रोप्रिएट अनरेगुलेटेड पैसेज थ्रू द रिस्ट्रिक्शन पॉइंट्स इन लेट G2, ठीक है। तो अगर हमारा साइक्लिन D ओवर एक्सप्रेस हो गया, ठीक है, यानी साइक्लिन D जो D1 जो है वो जो हमारा G1 फेज में वर्क करता है, या फिर या ये और लिख रहा है, या फिर अगर हमारा P16 और RB जो है वो लॉस हो जाए, ठीक है, अगर वो दोनों लॉस हो जाए तो रेगुलेशन होगा, किसी टाइप का कोई रेगुलेशन नहीं होगा, और यहाँ पे जो रेस्ट्रिक्शन पॉइंट है यानी जो चेक पॉइंट्स है वहाँ पे जो है चेकिंग होगी नहीं और सीधा सेल जो है वो प्रोसीड कर जाएगा नेक्स्ट फेज में, ठीक है। तो ये बात एकदम क्या है, ट्रू है, ठीक है। या तो ओवर एक्सप्रेस हो जाए साइक्लिन डी, या फिर क्या हो जाए, लॉस हो जाए आरबी प्रोटीन या P53 का। तो आरबी प्रोटीन P53 लॉस ऑफ फंक्शन हो रहा है यानी ट्यूमर सप्रेसर जीन है, और साइक्लिन डी क्या हो रहा है, ओवर एक्सप्रेस हो रहा है यानी प्रोटो ऑन्कोजीन है, ठीक है, यानी ये ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो चुका है, ट्यूमर कॉज करने वाला, ठीक है। सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। सो हमारा जो राइट ऑप्शन आंसर हो जाएगा वो है बी एंड डी। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा, अगर आप लोगों ने देखा होगा मेरा लेक्चर तो ये आप लोगों को बहुत ईजी लगा होगा क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। तो ऑप्शन आई डी हमारा 283 जो है राइट है, 283 हमारा ये वाला है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर द टेबल। ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को CSIR नेट 2022 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है, ये फर्स्ट शिफ्ट के ही अभी तक पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, दोनों 4 मार्क्स के ही क्वेश्चन में पूछे गए थे, ठीक है। द टेबल बिलो लिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पेसिफिक ट्यूमर टाइप्स कॉलम ए एंड देयर नेम इन कॉलम बी, ठीक है। तो यहाँ पर ट्यूमर टाइप्स दे रखे हैं कॉलम ए में और उनका नाम दे रखा है, ठीक है। सब हमें क्या करना है, मैच करना है, मैच द फॉलोइंग है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अ ट्यूमर दैट हैज़ अराइजन फ्रॉम एंडोडर्मल टिश्यू, ठीक है। तो जो टिश्यू जो एंडोडर्मल टिश्यू से अराइज होते थे उनको हम क्या बोलते थे, उन ट्यूमर्स को, अगर आप लोगों को याद हो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, तो उनको क्या बोलते हैं, कार्सिनोमा, ठीक है, सिंपल। कैंसर सेल अराइज फ्रॉम हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स दैट डू नॉट ग्रो एज सॉलिड ट्यूमर, जो सॉलिड ट्यूमर की तरह ग्रो नहीं करता है, यानी जो ब्लड से निकले हुए हैं उन्हें क्या बोलते हैं, ल्यूकेमिया बोलते हैं, ठीक है। ब्लड कैंसर को ही हम ल्यूकेमिया भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ से आ गया, ये बी का क्या हो गया, 4th हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें ए का सेकंड एक ही जगह में है, देखो कितना इजी क्वेश्चन है कि अगर हमें एक भी ऑप्शन पता हो तो हम इजीली जो है वो आंसर तक पहुँच सकते हैं, बाकी ए का सेकंड किसी में नहीं है, ठीक है। बी का हमारा ल्यूकेमिया हो गया 4th। सी देख लेते हैं। अ परमानेंट चेंज इन द जीनोम ऑफ अ सेल दैट रिजल्ट इन एबनॉर्मल ग्रोथ, अगर हमारे जीनोम में परमानेंट चेंज हो जाए, ठीक है, और जिससे कि सेल एबनॉर्मल ग्रोथ करने लग जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेल ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया यानी कैंसर हो गया, ठीक है। तो उसे हम क्या क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, यानी 6 वाला ऑप्शन आप लोगों का हो जाएगा। तो सी का हमारा 6 है। नेक्स्ट है अ ट्यूमर दैट हैज़ अराइजन फ्रॉम मीजोडर्मल कनेक्टिव टिश्यू, तो जितने भी ट्यूमर जो है कनेक्टिव टिश्यू यानी मीजोडर्मल कनेक्टिव टिश्यू से अराइज होते थे उनको हम क्या बोलते थे, सार्कोमा बोलते थे, ठीक है। सो ये हो गया सार्कोमा। तो यानी मैंने आप लोगों को फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में शायद ये पढ़ाया होगा, काफ़ी ईजी है, तो बहुत ही ईजी आंसर जो है, ईजिली हम जो है आंसर तक पहुँच गए। हमें करेक्ट मैच बताना था तो करेक्ट मैच हमारा क्या हो गया, बी वाला हो गया, ठीक है। सो इतना ईजी से आप लोग जो है वो 4 मार्क्स मिल गए हमको, इतना ईजी, बहुत ही मतलब ये 20-30 मिनट 30 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है। नेक्स्ट ये ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन शिफ्ट 2 में भी पूछा गया था, ठीक है। तो CSIR नेट 2022 सितंबर शिफ्ट 2 एग्जाम में भी सिमिलर क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है, ल्यूकेमिया क्या होता है, ब्लड कैंसर होता है यानी हिमेटोपोइटिक कैंसर सेल्स दैट डू नॉट ग्रो एज अ सॉलिड ट्यूमर, तो ए का हमारा सेकंड हो गया। सार्कोमा हमारा मीजोडर्मल होता है जो कि कनेक्टिव टिश्यू में होता है यानी 3rd हो गया। कार्सिनोमा क्या हो गया हमारा, जो कि एंडोडर्मल टिश्यू में जो है ट्यूमर ग्रो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कार्सिनोमा, ये हो गया। और मेलेनोमा क्या होता है, कैंसर दैट डेवलप फ्रॉम द पिगमेंटेड प्रोड्यूसिंग सेल ऑफ स्किन, ठीक है। मेलेनोमा तो आप लोगों को पता होगा, पिगमेंट वाला, इससे नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी ईजी था। तो फर्स्ट का हो गया हमारा सेकंड, फर्स्ट का सेकंड हमारे 2 ऑप्शन में है, सेकंड का हो गया हमारा 3rd जो ये फर्स्ट ऑप्शन में है, सी का हमारा हो गया 1 एंड डी का हमारा हो गया 4। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, आंसर 1। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन जो है आप लोगों से पूछा गया था लास्ट टाइम पे, ठीक है।
मतलब ये सेकंड्स में जो है ये क्वेश्चंस करना है मतलब, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस देखो कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया था और वो भी 4 मार्क का, ठीक है। आंसर हमारा 1 हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन CSIR नेट 2022 फैब फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था और ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी था और 2 मार्क का क्वेश्चन था ये, ठीक है। सो ट्यूमर्स आर जनरली क्लासिफाइड, तो मैंने आप लोगों को शायद स्टार्टिंग की वीडियो में ही बताया था कि ट्यूमर को हम कैसे क्लासीफाई करते हैं, किस बेसिस पर क्लासीफाई करते हैं। जैसे आप लोग अभी भी देख सकते हो कि हमने डिफरेंट जो है क्वेश्चंस में जैसे अभी देखा था हमने, जैसे ल्यूकेमिया, सार्कोमा, कार्सिनोमा, मेलानोमा, ये किस बेसिस पे था, ठीक है। जिस टिश्यू से ओरिजिन होता है उसी बेसिस पे होता है, ठीक है। उसी बेसिस पे हम कैंसर का नाम दे देते हैं कि ये ल्यूकेमिया हो गया यानी ब्लड कैंसर हो गया, सार्कोमा हो गया मेसोडर्मल कनेक्टिव टिश्यूज से जो कैंसर हो गया वो सार्कोमा हो गया, कार्सिनोमा हो गया, ठीक है, जो कि हमारा एंडोडर्मल टिश्यूज से हो गया। तो टिश्यूज ओरिजिन के बेसिस पे ही हम क्या दे रहे हैं, नाम दे रहे हैं, क्लासिफिकेशन दे रहे हैं, ठीक है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही पढ़ा दिया था जब मैं ये सब पढ़ा रही थी आप लोगों को। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मतलब आंख बंद करके करने वाला क्वेश्चन है ये, कि द वायरसेस विच कॉज देम, वायरसेस के बेसिस पे तो बिल्कुल नहीं रखा जाता है। द पर्सन हु डिस्कवर देम, ऐसा भी कुछ नहीं है। देयर मेटास्टेटिक एबिलिटी, ऐसा भी कुछ नहीं है। द टिश्यू और ओरिजिन ऑफ सेल, तो हम किस बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं ट्यूमर को, द टिश्यू और द सेल ऑफ ओरिजिन, जिस सेल से वो ओरिजिनेट हुआ है या जिस टिश्यू से ओरिजिनेट हुआ उसी टिश्यू के बेसिस पे हम उसका नेमिंग कर देते हैं, ठीक है। तो कैंसर की नेमिंग ऐसी होती है जैसे सर्वाइकल कैंसर हो गया, लंग कैंसर हो गया, ठीक है। ऐसे ही तो हम बोलते हैं ब्रेन कैंसर हो गया, ठीक है। तो किससे, जिस टिश्यू से ओरिजिनेट हुआ, ठीक है, उसी से नाम पड़ता है, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को बात समझ में आई होगी। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, इजीली 2 मार्क्स आप ले सकते हो इससे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, आंसर 4, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दी है। ये क्वेश्चन जो है CSIR नेट 2022 फैब फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन था, ठीक है, 4 मार्क का क्वेश्चन था। द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रपोज्ड फॉर कैंसर सेल एंड कैंसर स्टेम सेल्स। तो आपको यहाँ पे कैंसर सेल और कैंसर स्टेम सेल्स के बारे में जो है कुछ स्टेटमेंट्स बताइए, ठीक है। तो देखो कैंसर सेल और कैंसर कैंसर स्टेम सेल 2 अलग अलग टाइप जो है नेमिंग दी गई है। तो मैंने आप लोगों को ये क्लासेस के टाइम पे नहीं पढ़ाया, मैंने सोचा जब क्वेश्चन कराऊँ तभी एक्सप्लेन कर दूँ आप लोगों को, ठीक है। सो होता क्या है, ठीक है, कैंसर स्टेम सेल और कैंसर सेल। देखो कैंसर सेल की प्रॉपर्टी हमें पता है कि क्या क्या होती है, ठीक है। म्यूटेशन उनमें होता है फ्रिक्वेंटली, ठीक है, क्योंकि वो अपना DNA रिपेयर करते नहीं है, फटाफट सेल साइकिल में प्रोग्रेस करते हैं, ठीक है। ये सब हमने पढ़ा है कि क्या क्या होता है, लेकिन कैंसर स्टेम सेल के बारे में हमने नहीं पढ़ा। तो हम कैंसर स्टेम सेल के बारे में पढ़ते हैं। Only certain tumors cell called cancer stem cells are capable of seeding new tumor। ये क्या करते हैं, ये एक तरीके से बीज हैं, ठीक है। जैसे बीज होता है, बीज से जो है पूरा पेड़ ग्रो होता है, वैसे ये कैंसर स्टेम सेल भी क्या है, बीज है। इनसे क्या होगा, पूरा कैंसर कॉज होता है, यानी ये नए ट्यूमर्स को जो है वो बर्थ देते हैं, यानी नए ट्यूमर्स को बनाते हैं ये लोग, ठीक है। कैंसर स्टेम सेल को आप स्टेम सेल से रिलेट कर सकते हो, जो स्टेम सेल की प्रॉपर्टी है, ठीक है। अगर आप लोगों को स्टेम सेल के बारे में नहीं पता तो मेरी डेवलपमेंट बायोलॉजी की क्लास देख लेना, ठीक है। डेवलपमेंट बायोलॉजी में मैंने आपको स्टेम सेल्स के बारे में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो वो आप लोग देख लेना अगर आप लोगों को स्टेम सेल्स नहीं पता है तो जैसी स्टेम सेल की प्रॉपर्टी होती है वही इनकी भी होती है, बस ये कैंसर कॉज करते हैं, इसलिए इनका नाम क्या है, कैंसर स्टेम सेल। तो जैसे हमारे स्टेम सेल क्या करते हैं, एक अपने जैसा सेल बनाते हैं और एक क्या बनाता है, डिफरेंट सेल, यानी डिफरेंशिएटेड सेल बनाते हैं। वैसे ही कैंसर सेल भी यही करती है। कैंसर स्टेम सेल क्या करती है, कैंसर स्टेम सेल को मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ CSC, ठीक है, कैंसर स्टेम सेल। ये जब डिवाइड होती हैं तो ये क्या करती है, एक तो अपने जैसे सेल बनाती है और एक ये जो है ट्यूमर सेल बनाती है, जो कि आगे जो है ट्यूमर कॉज करेगी, ठीक है, यानी ट्यूमर बनाएगी, कैंसर बनाएगी, ठीक है। विद इन दीज ट्यूमर सम सेल्स सीज डिवाइडिंग वाइल अदर कंटिन्यू टू ग्रो, यानी जो इसके जैसी बनेगी, यानी जो सेल्फ वाली बनेगी, ये तो कंटिन्यूसली क्या हो जाएगी, वापस से रेप्लिकेट करेगी, वापस से बनेगी। और ये जो ट्यूमर बनाया है इसने, ये क्या करेगी, ये फटाफट डिवाइड करेगी, ठीक है, अपने जैसे को ही बनाएगी, यानी ये इनका फर्दर कैंसर सेल में डिवीजन होगा और डिफ्रेंशिएट होगी और डिफरेंट टाइप की सेल बनेगी, ठीक है। जो कैंसर स्टेम सेल है विच डिवाइड टू प्रोड्यूस मोर स्टेम सेल्स एज वेल एज डिफरेंशिएटेड ट्यूमर सेल्स दैट लैक द पोटेंशियल फॉर कंटिन्यूअस सेल्फ रिन्यूअल, ठीक है। तो होता क्या है, जैसे हमारी कैंसर सेल ने क्या किया, हमारी कैंसर स्टेम सेल, ठीक है, कैंसर स्टेम सेल ने क्या किया, एक तो अपने जैसा ही बनाया, ठीक है, एक को अपने जैसा बनाया और एक को क्या बना दिया, अलग टाइप का बना दिया, यानी एक को डिफरेंशिएटेड, यानी जो कि फंक्शन करेगी आगे, ठीक है। ये सेल फिर वापस से रेप्लिकेट होके
फिर से अपना जैसा बनाएगी एंड देन फिर से ये क्या बनाएगी, डिफ्रेंशिएटेड सेल्स बनाएगी, ठीक है, ट्यूमर सेल, ठीक है। तो जो अपने जैसा इसने बनाया है ये तो सेल्फ रिन्यूअल होगी, इसमें सेल्फ रिन्यूअल की प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। लेकिन जो ये इसने टारगेट सेल बनाया है, जो ये टारगेट सेल बना रही है यानी डिफ्रेंशिएटेड सेल बना रही है, इसमें सेल्फ रिन्यूअल की प्रॉपर्टी नहीं होती है, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, ये फिर ट्यूमर की तरह ग्रो होने लग जाती है या ये ट्यूमर्स कॉज करने लग जाती है, ठीक है। ट्यूमर जैसे ट्यूमर बनता है हमारा, कैंसर बनता है, वैसे ही एक्ट करने लग जाती है। तो ये तो हो गई हमारी कैंसर सेल, ठीक है। और ये हो गई हमारी कैंसर स्टेम सेल, ठीक है। तो कैंसर स्टेम सेल ही कैंसर सेल्स को जो है जन्म देती है, ठीक है, और साथ ही साथ अपने जैसे सेल्स को भी बनाती है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को इतनी बात समझ में आई होगी। Irrespective of the origin, cancer stem cell shares gene expression signatures with the normal stem tissue, leading to their designation as a stem cell like cells. तो इनको मैंने आपको बताया था कि ये क्या होती है, जैसे हमारी स्टेम सेल्स होती हैं वैसे ही होती हैं ये, इसलिए इनको नाम स्टेम सेल दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन इनका ओरिजिन तो है थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन ये जो वर्क करती हैं ये स्टेम सेल की ही तरह करती हैं, इसलिए इनका नाम क्या है, कैंसर स्टेम सेल, ठीक है। Multiple cancer stem cells have been reported in prostate, lungs and many other organs including liver, pancreas, kidney और ovary, ठीक है। तो इन सब में जो है कैंसर स्टेम सेल्स को देखा गया है, ठीक है, डिफरेंट ऑर्गन्स में देखा गया है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये कन्फाइंड होती है किसी पर्टिकुलर ऑर्गन में, ये डिफरेंट ऑर्गन्स में भी हो सकती है, ठीक है। तो अब हम आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, हमें स्टेटमेंट दी गई है और हमें बताना है करेक्ट कॉम्बिनेशन, जो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। सबसे पहला स्टेटमेंट है कि कैंसर सेल मोस्टली हैव म्यूटेशन वेयर कैंसर स्टेम सेल्स डू नॉट, ठीक है। कैंसर सेल में म्यूटेशन होता है, बिल्कुल सही बात है, म्यूटेशन होता है तभी तो ट्यूमर से वो कार्सिनोमा बनता है, ठीक है। कैंसर सेल बनने में तो एक बहुत लंबा प्रोसेस है जहाँ पे कि मल्टीपल म्यूटेशन होता है, ठीक है, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इतनी बात तो हमें आती ही है, ठीक है। नेक्स्ट है कैंसर स्टेम सेल डू नॉट, कैंसर स्टेम सेल में म्यूटेशन नहीं होता है, ठीक है, जो हम अभी पढ़ चुके हैं, क्योंकि इनमें सेल्फ रिन्यूअल की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। सेल्फ रिन्यूअल की प्रॉपर्टी होने की वजह से इनमें क्या नहीं होता है, म्यूटेशंस नहीं होते हैं, ठीक है। तो म्यूटेशन किस में होते हैं, कैंसर सेल में होते हैं, कैंसर स्टेम सेल्स में म्यूटेशन नहीं होता है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। नेक्स्ट है कैंसर सेल डिवाइड टू फॉर्म टू डिफरेंट पॉपुलेशन, कैंसर सेल एंड वेयर एज कैंसर स्टेम सेल डू नॉट डिवाइड, ये तो एकदम उल्टा ही बोल दिया। कैंसर स्टेम सेल हमने क्या देखा था, कैंसर जो स्टेम सेल है वो क्या करती थी, दो अलग अलग पॉपुलेशन बनाती थी, एक अपनी जैसी बनाती थी और एक ट्यूमर सेल को बनाती थी, ठीक है, यानी कैंसर सेल को बनाती थी। तो यहाँ पर बोला है कि कैंसर सेल डिवाइड कर रही है, नहीं, कैंसर सेल जो है, कैंसर सेल ऐसे डिवाइड नहीं करती है, ऐसे डिवाइड कौन करती है, कैंसर स्टेम सेल, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, ठीक है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, कैंसर स्टेम सेल कैन अंडरगो सेल्फ रिन्यूअल वेयर एज कैंसर सेल डू नॉट, ठीक है। तो कैंसर सेल जो है सेल्फ रिन्यूअल की प्रॉपर्टी में जाते हैं तो और वो नहीं जाते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल ट्रू हो गया। अभी हमने पढ़ा कैंसर सेल आर प्रीडोमिनेंटली रेजिस्टेंस टू कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन, बिल्कुल नहीं, क्योंकि कीमोथेरेपी और रेडिएशन तो हम देते ही हैं, जो भी कैंसर पेशेंट होता है उनको हम कीमोथेरेपी और रेडिएशन के थ्रू, जहाँ पे कैंसर कॉज होता है उसको हम मारते हैं, ठीक है, ऐसी तो करते हैं हम, कीमोथेरेपी और रेडिएशन देते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है कैंसर स्टेम सेल्स आर फाउंड ओनली इन द बोन मैरो एंड प्लेसेंटा, ये क्या कह रहा है, सिर्फ बोन मैरो और प्लेसेंटा में पाए जाते हैं, जबकि हमने अभी देखा कहाँ सर्वाइकल में पाया जा रहा है, डिफरेंट ऑर्गन्स में पाया जा रहा है, ठीक है, वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो जब भी कोई भी ओनली वाले स्टेटमेंट हो ना, एब्सोल्यूट वाले स्टेटमेंट हो, वो क्या होते हैं, जनरली फॉल्स होते हैं, ठीक है। तो हमारे करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो गया, आंसर ए एंड सी हमारा ट्रू स्टेटमेंट हो गया, बाकी सारे स्टेटमेंट हमारे फॉल्स हो गए, ठीक है। सो हमारा राइट स्टेटमेंट कौन सा हो गया, आंसर 1, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ये क्वेश्चन CSIR नेट 2022 फैब सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, द ग्रेडियंट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, 4 मार्क का क्वेश्चन है। The gradient of oxygen available to cells at inner region of a tumor tissue environment is typically low, that create a hypoxia environment. If enough oxygen is supplied to the cancer cell residing in hypoxic microenvironment, which one of the following process will not occur, ठीक है।
तो यहाँ पर हमने हाइपोक्सिक माइक्रो इन्वायरमेंट के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि क्या होता है। VEG जीन मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि जीन एक्टिवेट होता है, देन वो किसको एक्टिवेट करता है, HIF1 को एक्टिवेट करता है, ठीक है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जो ट्यूमर सेल है, ठीक है, जब जैसे जैसे ट्यूमर बढ़ता है, मैंने आप लोगों को बताया था इस तरीके से, कुछ इस तरीके से ट्यूमर बढ़ता है, तो वहाँ पे क्या होती है, ब्लड की रिक्वायरमेंट जो है और ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि ब्लड नहीं पहुँच रहा होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, ब्लड नहीं पहुँचेगा ठीक से, तो ऑक्सीजन, ब्लड में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन ठीक से नहीं पहुँच पाएगा ट्यूमर सेल्स को, तो इससे क्या होती है, हाइपोक्सिया कंडीशन जनरेट हो जाती है, ठीक है। तो हाइपोक्सिया, अगर ये कह रहे हैं कि अगर हमने जो है ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दी इन सेल्स को, ट्यूमर सेल्स को, ठीक है, हाइपोक्सिया इन्वायरमेंट में, सो कौन सा प्रोसेस नहीं होगा, नॉट अकर, कौन सा प्रोसेस नहीं होगा। तो सबसे पहले जो है स्टेटमेंट है, HIF1 अल्फा स्टेबल इन द सेल अंडर हाइपोक्सिक कंडीशन may undergo oxygen dependent hydroxylation targeting it for ubiquitination and proteolysis by tumor suppressor proteins, VHL, ठीक है। अब जैसे कि हमने पढ़ा था HIF1 अल्फा, जो कि क्या होता है, इसको कौन एक्टिवेट करता है, जब हाइपोक्सिक कंडीशन होती है, जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ट्यूमर सेल्स में, तो HIF1 अल्फा जो है एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। तो ये स्टेबल होता है हाइपोक्सिक कंडीशन में, सही बात है, ये स्टेबल रहता है। लेकिन अगर हमने ऑक्सीजन दे दी हाइपोक्सिक कंडीशन में, ठीक है, यहाँ पर तो ऑक्सीजन दे रहे हैं हाइपोक्सिक कंडीशन में, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है, तो कौन सा प्रोसेस नहीं होगा बोल रहे हैं, तो ये क्या होगा, ऑक्सीजन डिपेंडेंट हाइड्रोलिसिस हो जाएगा इसका, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में HIF1 जो है स्टेबल नहीं होता है। तो अगर इसको ऑक्सीजन दे दिया जाएगा अगर हमने हाइपोक्सिक इन्वायरमेंट में, तो इसका क्या हो जाता है, यूबिक्विटिनाइजेशन हो जाता है, और प्रोटोजोमल जो है वो डिग्रेडेशन हो जाता है बाय ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन VHL, ठीक है, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये स्टेटमेंट तो क्या हो गया, ट्रू हो गया, क्योंकि ऐसे ही होता है, तभी तो ये हाइपोक्सिक कंडीशन में ओपन होता है, ठीक है, यानी एक्टिवेट होता है। तो जब हाइपोक्सिक कंडीशन होगी तभी स्टेबल होगा, अगर ऑक्सीजन दे दिया जाएगा तो ये अपने आप डिग्रेड हो जाएगा ऑक्सीजन कंडीशन में, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो गया, यानी ये तो हमारा आंसर नहीं होने वाला है, हमें क्या देखना है कि कौन सा नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, हम थर्ड वाला स्टेटमेंट पहले पढ़ लेते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ HIF1 अल्फा डिपेंड ऑन जीन विल बी लोअर्ड, ठीक है। अगर इस कंडीशन में हमने ऑक्सीजन दे दिया तो HIF1 अल्फा डिपेंडेंट जीन जो है वो उनका एक्सप्रेशन लोअर हो जाएगा, तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये ऑक्सीजन की कंडीशन में ये क्या नहीं होते हैं, एक्टिवेट नहीं होते हैं, ये हाइपोक्सिया कंडीशन में एक्टिवेट होते हैं, तो ये भी ट्रू हो गया। नेक्स्ट है, लैक्टेट जनरेशन इन द ट्यूमर माइक्रो इन्वायरमेंट कंट्रीब्यूट टू M2 पोलराइजेशन टिश्यू एसोसिएटेड इन मैक्रोफेज विल बी कंटिन्यू, ठीक है। तो अब जो है लैक्टेट जनरेशन हो गया और वारबर्ग इफेक्ट हो गया, ठीक है। ये दोनों चीज़ें मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ाई है, तो मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन के जरिए पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। तो ये दो स्टेटमेंट तो हमारे ट्रू हो गए, अब हमें फॉल्स स्टेटमेंट देखना है, ठीक है। सो वारबर्ग इफेक्ट होता क्या है, ठीक है, तो कैंसर सेल्स में ये जनरली देखा जाता है। तो ओटो वारबर्ग डिस्कवर्ड दैट ट्यूमर कंज्यूम ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज रिलेटिव टू मोस्ट नॉन ट्रांसफॉर्म टिश्यू एंड दैट द मेजॉरिटी ऑफ द ग्लूकोज इज कंज्यूम्ड बाय ट्यूमर सेल इज फर्मेंटेड टू लैक्टेट रेदर देन ऑक्सीडाइज पाथवे दैट इज रिक्वायर्ड टू रेस्पिरेशन, ठीक है। तो होता क्या है, ऐसा देखा गया है कि जो ट्यूमर सेल्स है वो ज़्यादा ग्लूकोज को कंजम्पशन कर रहे हैं, क्यों, ऐसा क्यों होता होगा कि ट्यूमर सेल ज़्यादा ग्लूकोज कंजम्पशन करते होंगे, क्यों, क्योंकि इनको अपनी पॉपुलेशन बढ़ानी होती है ना, इनको फटाफट ग्रोथ करनी होती है, तो ग्रोथ करनी है तो ज़्यादा ग्लूकोज लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखा गया कि ये ग्लूकोज तो लेते हैं ज़्यादा, लेकिन ये किस फॉर्म में लेते हैं, लैक्टेट के फॉर्म में लेते हैं, ठीक है, जो कि एक इंपॉर्टेंट बात है कि लैक्टेट के फॉर्म में जो है कंज्यूम करना पसंद करते हैं ग्लूकोज को, ठीक है। तो यानी ये क्या हो गया, एक एनारोबिक पाथवे हो गया, राइट, क्योंकि ग्लूकोज से जब ग्लूकोज, तो जो हमारा ग्लूकोज है, ग्लूकोज हमारा क्या होता है, पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, डिफरेंट स्टेप के थ्रू पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। पायरुवेट हमारा क्या होता है, क्रैब्स साइकिल में जाता है, ठीक है, जहाँ पे कि यहाँ इसका ऑक्सीडेशन होता है और फिर ये फिर वह कहाँ जाता है, ये ETC माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह में, ठीक है। तो ये सब हमने पढ़ा है ऑलरेडी। तो जो पायरुवेट, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ये पायरुवेट से लैक्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, किस में कन्वर्ट हो रहा है, लैक्टेट में, यानी ये उसमें जा ही नहीं रहा है, ऑक्सीडेशन तो हो ही नहीं रहा है, ये क्या हो रहा है, लैक्टेट में, यानी फर्मेंटेशन हो रहा है, यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन को ये फॉलो कर रहा है। दिस फिनोटाइप इज रिफर्ड टू एज aerobic glycolysis because unlike carbohydrate fermentation in response to oxygen limitation, aerobic glycolysis involve high level of fermentation even when the oxygen is abundant। अब
इसको हमें वैसे एनारोबिक बोलना चाहिए था, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, एरोबिक ग्लाइकोलिसिस। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में इनफ ऑक्सीजन होता है ऑक्सीडेशन करने के लिए पायरुवेट का, ठीक है, वो माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू या क्रैब्स साइकिल के थ्रू इनफ ऑक्सीजन होता है, राइट। लेकिन क्या हो रहा है, क्रैब ये इनफ ऑक्सीजन में भी क्या कर रहा है, लैक्टेट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, इससे क्या बोला जा रहा है, एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। Aerobic glycolysis is a hallmark of proliferation metabolism found across many kingdom of life, but is frequently associated with the cancer cell known as Warburg effect. तो इसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, वार्बर्ग इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। यानी जो ये एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है, यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी ग्लूकोज जो पायरुवेट जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, लैक्टेट में। जनरली पायरुवेट कब कन्वर्ट होता है लैक्टेट में, जब माइक्रो एनवायरनमेंट होता है, यानी जब ऑक्सीजन की कमी होती है एनवायरनमेंट में, तब लैक्टेट में फर्मेंटेशन होता है या अल्कोहल बनाता है, ठीक है। लेकिन जब इनफ ऑक्सीजन में होने के बावजूद भी अगर लैक्टेट बना रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं, यानी वार्बर्ग इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कैंसर सेल्स में होता है। देखो यहाँ पर देखो, ये फिगर के थ्रू दिखा रखा है, जो ये NAD है ये NAD प्लस में कन्वर्ट होता है पायरुवेट जब लैक्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये पायरुवेट से लैक्टेट फर्मेंटेशन को प्रेफर कर रहे हैं रैदर देन ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म, और यहाँ पे NAD प्लस की डिमांड क्या होती है, हाई होती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ऐसा होता क्यों है, क्यों ये लोग वार्बर्ग इफेक्ट शो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों करते हैं, ताकि इनको रैपिड ATP सिंथेसिस हो, यानी फटाफट इनको ATP मिलते रहे, ठीक है। प्रपोजल जैसे इंक्रीज एक्सेस ऑफ लिमिटिंग एनर्जी रिसोर्स, क्योंकि इनको फटाफट ग्रो होना होता है, फटाफट एक सेल से 2 सेल, ठीक है। ऐसे तो ग्रो होते हैं ट्यूमर सेल, 1 सेल से 2 सेल, फिर 2 से 4 ये बन गए, ठीक है। तो इतनों को फटाफट ग्रो होने के लिए कितना मतलब कितना ज़्यादा ATP लगेगा, ठीक है। ऐसे चलते रहते हैं ये, तो बहुत ज़्यादा ATP लग जाएगा, तो इसीलिए फटाफट ATP लेने के लिए लैक्टेट वाला पाथवे यूज़ करते हैं। दूसरा है ट्यूमर माइक्रो इन्वायरमेंट, ठीक है। तो इनहेंस डिसरप्शन ऑफ टिश्यू आर्किटेक्चर एंड इम्यून सेल इन्वेजन, ये ताकि ये अटैक कर सके, इम्यून सेल्स पे इन्वेज कर सकें, ठीक है, अपनी पॉपुलेशन फटाफट बढ़ाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बायोसिंथेसिस, प्रमोट फ्लक्स ऑफ इनटू बायोसिंथेसिस पाथवे, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, बायोसिंथेसिस पाथवे भी बनाते हैं, फटाफट एनर्जी मिलेगी, फटाफट बायोसिंथेसिस होगा, फटाफट सेल में जितने स्ट्रक्चर बनने हैं फटाफट बनेंगे, देन फटाफट जो है वो डिवाइड होते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है सेल सिग्नलिंग, सिग्नलिंग में जैसे ग्रोथ सिग्नलिंग चाहिए होगी इनको फटाफट ग्रोथ करने की, ठीक है। तो ये सब कारण क्या होते हैं जिनकी वजह से जो है वार्बर्ग इफेक्ट जो है शो करते हैं कैंसर सेल्स, ठीक है। यानी ये ग्लूकोज को कंजप्शन करते हैं एज अ लैक्टेट फॉर्म, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि वार्बर्ग इफेक्ट विल बी रिवर्स्ड, वार्बर्ग इफेक्ट जो है रिवर्स हो जाएगा, एंड कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू लैक्टेट विल नॉट टेक प्लेस एज सफिशिएंट ऑक्सीजन विल बी अवेलेबल फॉर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो अभी हमने वार्बर्ग इफेक्ट में पढ़ा कि वार्बर्ग इफेक्ट तो हर कैंसर सेल में होता है, चाहे ऑक्सीजन सफिशिएंट हो या ना हो, ठीक है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि अगर हमने ऑक्सीजन दे दिया तो वार्बर्ग इफेक्ट नहीं होगा, यानी वो कह रहा है कि ग्लूकोज लैक्टेट में फिर कन्वर्ट नहीं होगा। लेकिन अभी तो हमने पढ़ा कि एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, यानी ग्लूकोज से लैक्टेट में ही, लैक्टेट के फॉर्म में ही कैंसर सेल जो है वो क्या लेते हैं, ग्लूकोज को लेते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि वार्बर्ग इफेक्ट के केस में क्या होता है, वार्बर्ग इफेक्ट ही नाम ये है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस होने के बावजूद भी वो क्या कर रहे हैं, लैक्टेट के फॉर्म में ग्लूकोज को ले रहे हैं, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये स्टेटमेंट कैसे फॉल्स है। नेक्स्ट है लैक्टेट जनरेशन इन द ट्यूमर माइक्रो इन्वायरमेंट विच कंट्रीब्यूट टू M2 पोलराइजेशन ऑफ टिश्यू एसोसिएटेड मैक्रोफेज विल कंटिन्यू, ठीक है। M2 पोलराइजेशन का मतलब क्या हो गया, माइक्रोफेजेस का जो मैक्रोफेजेस जो होते हैं, यानी जो एक्सेस सेल्स को जो हमारी बॉडी को खाते हैं, जो वेस्ट सेल होते हैं या कैंसर सेल्स को खाती हैं, ठीक है। तो लैक्टेट जनरेशन से क्या होता है, ये M2 जो है पोलराइज हो जाता है, ठीक है, मैक्रोफेजेस, जिसकी वजह से जो है ये ब्रेस्ट कैंसर को प्रमोट करता है, ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर को प्रमोट करता है, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू है, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। जो लैक्टेट जनरेशन होता है वो क्या होता है, क्या करता है, M2 का पोलराइजेशन करता है, मैक्रोफेजेस का पोलराइजेशन करता है, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। सो इसका जो राइट आंसर हो गया वो हो गया आंसर 2, ठीक है, वार्बर्ग इफेक्ट का, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को इतने क्वेश्चंस जो है वो समझ में आए होंगे। इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी क्वेश्चंस कराऊंगी कैंसर बायोलॉजी के, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था, इसीलिए मैं इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस लेकर आई। सो इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम अदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे सॉल्व, ठीक है।
सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। सो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।